स्टूडेंट क्लास 7th और चैप्टर नंबर 1 और पाठ का नाम है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, और जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकेतों द्वारा इन्हें प्रकट करता था। संकेत द्वारा मन के सभी विचार और को प्रकट नहीं किया जा सकता। महेश ने नाटक में अभिनय किया था और उसे श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। वह अपनी प्रसन्नता को अपने भावों और संकेतों द्वारा प्रकट कर सकता था, यानी वो अपनी जो खुशी थी उसको वो अपने मन के विचारों से प्रकट कर सकता था। वह प्रसन्न क्यों है और उसकी प्रसन्नता का कारण क्या है, इसे भाषा के द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। यानी जो उसकी प्रसन्नता, जो खुशी थी, वो भाषा के द्वारा ही प्रकट कर सकता था। और भाषा की जो परिभाषा है कि भाषा वह माध्यम है कि जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। यानी भाषा के द्वारा अपने मन के जो विचार और जो भाव होते हैं उसको प्रकट कर सकते हैं, और दूसरों के भावों और विचारों को जाना भाषा के द्वारा ही जाता है। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है, और भाषा द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट किया जाता है, और उन्हें सुनकर व पढ़कर भी जाना जाता है। यानी भाव और विचारों के साथ साथ बोलकर, लिखकर और सुनकर और पढ़कर भी भाषा को जाना जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है मन के विचारों को। और भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा में भाषा के जिस रूप के मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोल के सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जो अपने मन के विचार और जो भाव होते हैं उनको बोल करके सुनाना, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और जब व्यक्ति अपने आमने सामने का फ़ोन पर बात करता है तथा नेताजी के भाषण देते हैं तो इनमें प्रयुक्त भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। यानी कोई भाषण देता है या फ़ोन पर बातें करता है, वो मौखिक भाषा के द्वारा ही किया जाता है। और मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती है, परंतु आजकल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा टेप रिकॉर्डर की सहायता से कैसेट्स और सीडी आदि में मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान कर दिया जाता है, और सामान्य बातचीत अस्थायी होती है। और दूसरी जो भाषा है वो है लिखित भाषा, यानी लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करना। भाषा के जिस रूप में मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी लिखकर अपने भावों को प्रकट करना। दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि हमें बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और प्रश्नों के लिए उत्तर लिखते हुए, गणित के सवाल हल करते हुए अथवा कहानी, कविता, निबंध या पत्र लिखते हुए सब लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी जब बच्चे परीक्षा देते हैं तो उसमें बच्चे लिख करके ही अपने प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और जिस तरह से गणित में सवाल करते हैं तो उनका हल भी वो लिख करके ही बताते हैं। आगे दुकानों के नाम पट्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र, पोस्टर, इश्तहार आदि भाषा के लिखित रूप होते हैं। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। यानी जो भाषा का जो रूप है लिखित यानी लिखकर वो स्थायी होता है। और हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है, और इसे हमें देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। यानी जो हिंदी भाषा है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, और इसके प्रत्येक प्रांत यानी प्रत्येक जगह उसको प्रत्येक भागों में उसको बोला जाता है और समझा जाता है। और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अंडमान निकोबार से लेकर के राजस्थान तक सभी इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, और भारत सरकार ने 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यानी भारत सरकार ने इसको 14 सितंबर 1949 को
इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार यह सरकारी कामकाज की भाषा भी बन गई। और हिंदी इन प्रांतों की राजभाषा भी है और उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, राजस्थान और दिल्ली, अंडमान निकोबार और अन्य भारतीय भाषाएं संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं हिंदी, असमी और बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु और बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली। यानी ये संविधान द्वारा इन सभी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और लिपि भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक था और यह केवल बोली जाती थी। धीरे धीरे इसका लिखित रूप बना और इनकी ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह बने हैं और इस प्रकार भाषा ने लिखित रूप लिया। और भाषा की यानी जो लिपि अपन किसको कहते हैं कि भाषा की जो ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, यानी भाषा की जो ध्वनि होती है उनको जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। और भाषा को लिखने का जो ढंग है वो लिपि ही कहलाता है। और विश्व की जो समस्त भाषाओं की जो अपनी अपनी लिपियां हैं वो इस प्रकार हैं, यानी हिंदी और देवनागरी लिपि और गुजराती देवनागरी और संस्कृत की देवनागरी और पंजाबी की गुरमुखी और बांग्ला की बंगाली और मराठी की देवनागरी और अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। ये इसकी लिपि है भाषाओं की। और बोली सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, यानी कुछ ही जगह स्थानीय व्यवहार में जो बोली जाती है। और बोली किसी क्षेत्र में विशेष में प्रयुक्त होती है। बोलियों का जो लिखित रूप नहीं होता है और उन्हें सरकारी कामकाज में भी मान्यता प्राप्त नहीं होती है। और भारत में ऐसे कई प्रांत हैं जहाँ विभिन्न प्रांतों की अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, यानी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग बोली बोली जाती है। और बोली थोड़ी दूर तक बदल जाती है, यानी थोड़ी दूर चलने पर अलग जगह पर अलग तरह की भाषा बोली जाती है। और जैसे भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी आदि। व्याकरण भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है, क्योंकि भाषा के जो शुद्ध रूप है उसका ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। यानी भाषा का जो शुद्ध रूप है वो व्याकरण के अध्ययन के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। 4 आदमी उधर जा रही थी और दोनों लड़कियां खाना बना रहे हैं, यानी जो अशुद्ध रूप है और उसको इस तरह से शुद्ध रूप बताया है कि ये वाक्य शुद्ध हैं और यह अशुद्ध, इसका पता व्याकरण से ही चलता है। यानी इनकी शुद्ध और अशुद्ध शब्द से व्याकरण के द्वारा ही जान सकते हैं। और ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इनकी क्रियाएं कर्ता के अनुसार नहीं लिखी गई हैं, यानी जो क्रियाएं वो कर रहे हैं वो कर्ता के अनुसार सही नहीं है। और इसका जो शुद्ध रूप है वो इस प्रकार है। 4 आदमी उधर जा रहे थे और दोनों लड़कियां खाना बना रही हैं। इस प्रकार व्याकरण का द्वारा हमें भाषा की अशुद्धि का पता चलता है। अतः वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियम बताए हैं और इनके ज्ञान से ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आता है। और ये अभ्यास है। नंबर 1, भाषा से आप क्या समझते हैं, इसमें भाषा की परिभाषा बतानी है और दिए गए विकल्पों में से अधिक विकल्प छांट करके लिखिए कि भारत की जो भाषा है, राष्ट्र भाषा का नाम क्या है। ये 4 ऑप्शन में से इसकी हिंदी भाषा है भारत की। और विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली
जो भाषा है वो कौन सी है? वो हिंदी है। और हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। और आगे चौथा क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। और फारसी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? उर्दू। और उचित शब्दों से लिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करता है। टेलीविज़न पर सुनी गई बातें भाषा का मौखिक रूप होती है। तीसरा, पिताजी को लिखा गया पत्र भाषा के लिखित रूप में होता है। और कविता, चौथा पॉइंट है कि कविता पाठ के भाषा का लिखित रूप होता है। पांचवा, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। और छठा है, भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भारत के संविधान में किन किन भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, उनके नाम लिखने हैं। ये अपने पाठ में दिए गए हैं, वो भाषाओं के नाम लिखने हैं इसमें। और व्याकरण के अध्ययन से क्या लाभ होता है? छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण के आधार पर शुद्ध कीजिए। मेरे को तंग मत करो, यानी मुझे तंग मत करो। और हम बस से आया हूँ, और इसका शुद्ध रूप है मैं बस से आया हूँ। पंजाबी भाषा गुरमुखी में लिखा जाता है या शुद्ध है, और इसका शुद्ध रूप है कि पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। और हम आपको बता दिए थे ये अशुद्ध रूप है, और इसका शुद्ध रूप है कि हमने आपको बता दिया था। माँ ने खाना डाल दिया है। और अगला, लड़का लोग को समझाइए तो इसका शुद्ध रूप है कि लड़के लोग को समझाइए। तो क्या आप फॉर्म भरे हैं? तो इसका शुद्ध रूप है क्या आपने फॉर्म भरे हैं। हिंदी भाषा की भारत की राजभाषा है।